5 राज्यों के रुझान स्क्रीन पर आ चुके हैं। यह लगभग तय हो गया है कि बंगाल, असम और केरल में किसकी सरकार बनेगी, तमिलनाडु में किसको कुर्सी मिल सकती है। ये रुझान जल्दी फाइनल नतीजों में तब्दील होने लगेंगे और आप भी लगातार फेविकॉल के जोड़ की तरह कुर्सी से चिपक कर बैठिए और देखिए फाइनल नतीजों के बाद किसकी कुर्सी को मिलेगी लंबी उम्र। और बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, 5 राज्यों के जो एग्जैक्ट नंबर्स हैं वो आपको हमारी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। मैं तो मैप में देख रहा हूं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर, क्योंकि 194-200 के करीब भगवा सीटें हो गई बीजेपी की, तो स्क्रीन पर मैप में ज्यादा भगवा दिखाई दे रहा है। जो कुछ हिस्से छूटे हुए हैं, नॉर्थ बंगाल पूरी तरीके से भगवा दिखाई दे रहा है। पश्चिमी हिस्सा जो है पश्चिम बंगाल का, वो पूरी तरीके से भगवा दिखाई दे रहा है। दक्षिण पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह दिखाई दे रहा है। वही कुछ कोलकाता के इर्द गिर्द की कुछ सीटें और दक्षिण 24 परगना, मुझे लगता है यही कुछ जिले रहे हैं जहां पर उस हद तक पेनिट्रेट नहीं कर पाई बीजेपी। वरना आप इसमें देखें तो इस बार पूरे बंगाल में भगवा छाया। सर, जैसा आपको ध्यान होगा, शुरू से हम लोग इस बात को बता रहे थे कि बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साउथ 24 परगना, इस डिस्ट्रिक्ट में हमें दिक्कत है, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर के अलावा। और इसके अलावा बाकी कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं जिसमें बीजेपी बहुत पीछे हो, टीएमसी बहुत ज़्यादा आगे हो। जैसे हावड़ा में भी था, तो हावड़ा में ये दिख रहा था कि टीएमसी आगे रहेगी, लेकिन 2-3 सीटें बीजेपी को भी आएंगी। और उसी रणनीति के तहत ये रिजल्ट भी नज़र आ रहा है। ये अभी तक का जो रुझान आप देखें उसी दिशा में जाता नज़र आ रहा है। इस पूरे इलेक्शन को सर आप देखें तो पीएम को रखा गया चेहरे के तौर पे, दूसरे बड़े चेहरे के तौर पे गृहमंत्री अमित शाह, जो कि स्ट्रेटजी भी बनाते हैं, और स्टेट लेवल पे जो कमान सौंपी गई राष्ट्रीय नेताओं को, उसमें सुनील बंसल को बूथ की जिम्मेदारी दी गई, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो अपनी पहली बार अपनी चमक जो जोरदार दिखाई थी राष्ट्रीय स्तर पे, वो यूपी का विधानसभा चुनाव आपको ध्यान होगा। और उसके बाद से लगातार अलग अलग स्टेट में उनको लगाया जाता है। तेलंगाना में भी लगाया गया था, बंगाल में भी लगाया गया। और भूपेंद्र यादव के ऊपर जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरे इलेक्शन का जो नैरेटिव है वो किस रूप में जाना चाहिए सौरभ, और पर डे सेंटिमेंट एनालिसिस उसका एक सॉफ्टवेयर उन्होंने तैयार किया था, और उसमें सोशल मीडिया के प्रोफाइल और ट्रेडिशनल मीडिया के नैरेटिव, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर कि बंगाल का यूथ क्या सोच रहा है, बंगाल की महिलाएं क्या सोच रही हैं, वहाँ पे बुजुर्ग क्या सोच रहे हैं, उसका एक सेंटिमेंट एनालिसिस करके रिपोर्ट तैयार होता था। और उस रिपोर्ट के आधार पर डे बीजेपी अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाती थी। तो इतना साइंटिफिक तरीके से इलेक्शन लड़ा गया। दूसरी तरफ ममता बनर्जी के केस में देखें तो उनके बाद ज़्यादातर इस इलेक्शन को लड़ा है अभिषेक बनर्जी ने। और अभिषेक बनर्जी की जो फंक्शनिंग है, महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट कर देना, डेरेक ओब्रायन का बाहर आना हो, कहना हो नरेंद्र, ये इस तरह की पॉलिटिक्स में रह गई। कल्याण बनर्जी, गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, अधिकांश सांसद उनके निष्क्रिय रहे थे इस तरह की कार्यशैली में। ये जो बात आप देवेंद्र कह रहे हैं कि क्या टीएमसी के बीच में एक टूट दिखाई दी थी हर्षवर्धन जी? क्या टीएमसी के अंदर एक खेमा वो जो अभिषेक बनर्जी का खेमा है, महुआ मोइत्रा का, नए लीडर्स का खेमा है, और एक वो पुराने लीडर्स का खेमा कल्याण बनर्जी की हम बात कर ले कि कैसे उन्होंने अपने पद से भी उनका वो हट गए। क्या इसका असर भी पड़ा है टीएमसी की हाल? संघर्ष था, और जब इसकी चर्चा हम लोग करते थे तो आमतौर पर जो इस थियरी से सहमत नहीं होते थे वो कहते थे कि ये संभव ही नहीं। और एक बार तो मुझे याद है कि सामने से जवाब आया कि ये तो आप लोगों के मन में है कि अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच में कुछ है। लेकिन सच ये है कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की टीएमसी दोनों अलग अलग काम कर रही। अभिषेक बनर्जी को ये लगा कि ज्यादा एग्रेसिव होकर ज्यादा, और अगर आपको ध्यान में हो कि एक चर्चा हुई थी कि शौकत मुल्ला को अब उसको रिप्लेस कौन करेगा, तो ये जहांगीर करेगा जो फाल्टा वाला है। तो इस तरह से अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी, लेकिन जो कैंपेन का है और जो देवेंद्र कह रहे हैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के मैं उसको समझने के लिहाज से, पिछली बार के नारे जरा सोचिए, अब की बार 200 पार, डबल इंजन सरकार, अब और अन्याय नहीं। लेकिन वो खेला होवे के आगे सब गायब हो गया। वो तृणमूल का एक प्रवक्ता था, उसने खेला होवे का एक गाना बनाया, रैप सॉन्ग, पॉप सॉन्ग जो कह लीजिए वो बना, और खेला 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 होवे वो एकदम अलग ही बन गया। इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत आक्रामक थी, और ये जो नारा चुना गया, ये जो पलटानो दरकार चाहिए बीजेपी सरकार, उसने एकदम से कनेक्ट किया। और बीजेपी आक्रामक थी, लेकिन लाउड उस तरह की नहीं थी कि पब्लिक में झगड़ा हो, क्योंकि उसको इससे पता था कि अगर झगड़ा होगा तो हम अभी कमजोर हैं, वीक विकेट पर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने उसमें काम किया, और अभिषेक बनर्जी और उनके जो सिपा सलार थे, जिसको कहते हैं कि गर्म खून, थोड़ा समझ नहीं पाया, और वो नहीं समझ पाया कि बीजेपी प्रोवोक कर रही कि आप अपना और वो रूप दिखाइए जो भय वाला रूप है,
वो भय वाला रूप वो दिखाते रहे और उसमें फंसते चले गए। वो गर्मी में ही रह गए। मैं वही कह रहा हूं, जो गर्मी थी, हाँ। और वो कई बार होता है ना कि आप चाहते हैं ना कि थोड़ा और हो जाए, और मतलब उसको थोड़ा वैसे कहें, मैं उनके ऊपर नहीं टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन हिंदू तो ये कहता है ना कि भाई तभी शिशुपाल का वध भी तभी होगा, कृष्ण तभी करेंगे जब गालियां पूरी हो जाएंगी। एक पिनाज ये अंतर दिख रहा था, जैसे अभिषेक बनर्जी खास तौर पर जैसे उनकी स्टेटमेंट थे, और महुआ मोइत्रा का स्टेटमेंट याद आ रहा है, या आपने जिनका नाम लिया था सांसद जो है डेरेक ओब्रायन, वो दूसरे वाले कल्याण कल्याण बनर्जी, एक मतलब गुंडा 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 अमित शाह के लिए जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, वो मुझे लग रहा है जनता से ज्यादा अपनी पार्टी वर्कर से ही बात करते रह गए कि ये लोग चार्ज अप रहे हैं किसी तरीके से। वो क्योंकि पैनिक मोड में ज्यादा नजर आ रहे थे, क्योंकि जिस तरह से एक खबरें ये भी आ रही थी यहाँ, राहुल जी अगर और हर्षवर्धन जी अगर आप इसमें एट्रीब्यूट करें कि अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से एजेंसी पे डिपेंडेंट थे, उन्होंने सारे नेताओं को, पुराने नेताओं को बदल दिया था, और उसके बाद जब लास्ट में ममता बनर्जी वहां पे इंटरवीन करती हैं, जिस तरह से वहां पर उनके पुराने सिपहसालार गायब होते हैं, तो एक पैनिक मोड में पार्टी ऑलरेडी आ चुकी थी। जो रिफ्ट भले ही ना दिखाओ, लेकिन कहीं ना कहीं एक मिसमैनेजमेंट हो चुका था, और जब उन्होंने देखा कि लास्ट के 2-3 महीनों में बीजेपी जिस तरह से हाई पिच पे बढ़ रही है, तो पैनिक मोड की वजह से बहुत ज्यादा हमने इस तरह के मिसकैलकुलेशन, इस तरह की चीजें हमने देखी जमीन पर। देखिए, जहाँ तक दोनों के बीच में रिफ्ट का सवाल है, तो अगर ऐसी कोई रिफ्ट होती तो मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी क्या भवानीपुर का सारा काम देख रहे होते। हर एक बूथ की जो चीज़ें हैं वो अभिषेक बनर्जी देख रहे थे भवानीपुर में। तो अगर रिफ्ट होती तो मेरे ख्याल से ममता बनर्जी के बाद बहुत सारे और लोग थे जो कि लगाए जा सकते थे। मुझे लगता है कि ये शायद नहीं होगा। हाँ, क्या वो ठीक से मैनेज कर पाए इलेक्शन को, क्योंकि अभिषेक बनर्जी जो है वो उनको माना जाता है कि वो ममता बनर्जी के बाद होंगे, क्या वो ठीक से मैनेज कर पाए, ये एक बड़ा सवाल जो है अभिषेक बनर्जी के ऊपर उठता है। दूसरा, अगर हम सिर्फ ये देखें कि क्यों बीजेपी जीत रही है, तो आप देखिए बांकुरा, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान, मिदनापुर, पार्ट्स ऑफ मुर्शिदाबाद, हुगली, नॉर्थ बंगाल, ये सारे एरियाज ऐसे हैं जिसमें हिंदू कंसोलिडेशन बड़े पैमाने पर हुआ है, और इन सब में आप देखेंगे सीटें पलट गई। एक बात अभिषेक बनर्जी के बारे में कह दूं, बीजेपी ने इस चुनाव में सारे पत्ते सही खेले, तब ये नतीजा आया है। उसमें आप ये भी नोट कीजिए कि वो बार बार, खासतौर पर अमित शाह जी ये कह रहे थे कि भाईपो मुख्यमंत्री नहीं बने, हम नहीं बनने देंगे। तो बीजेपी अगर सही पढ़ रही थी तो उसने ये भी पढ़ा था अभिषेक बनर्जी को सीएम के तौर पर अगर आप दिखाएंगे लोगों को, तो रिएक्शन आएगा, और ममता लोग पसंद नहीं करेंगे, और ममता के ऊपर वो नहीं कर सकते थे उसको भी ममता। लेकिन एक कंसोलिडेशन पर मैं बात बोल दूं, एक लाइन छोटी सी, राहुल जी ने कहा, तो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, वो तो